हेलो प्यारे बच्चों। आइए, वेलकम है आपका सभी का। एक और नया टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में हमारे जो कंपटीशन में आएगा, वो दो तरह के प्रोग्रेशन हमसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रोग्रेशन होंगे? तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, और दूसरा आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपी कहते हैं। तो आपको दो तरह के प्रोग्रेशन पढ़ना है, एपी एंड जीपी। तो आज की पूरी क्लास इसी पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाली है। तो प्लीज पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि जो नोट्स आप मेंटेन करेंगे उससे बहुत सारी चीजें आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास पे। देखो यार, सबसे पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी या कहाँ पर हम एपी का यूज करते हैं। तो एपी का जनरली यूज ऐसी टर्म्स के बीच में होता है जहां पे टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है। क्या बोला मैंने? जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यदि आपसे बात करूं कि बताओ मुझे 2, 4, 6, 8, ऐसे मैंने मान लो एक सीरीज लिखी और आखिरी टर्म मैंने लिखा 500। ये मैंने आपके पास कुछ नंबर लिखे, तो आप पहचान पा रहे होगे सर, इन सभी टर्म्स के बीच में जो अंतर दिखाई देता है वो समान है। तो हमें ऐसी सीरीज के ऊपर यदि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, जैसे मान लो इन 500 नंबरों का टोटल करना पड़ जाए, या इन 500 नंबर की सीरीज में मतलब जो 500 तक आपके पास नंबर गया उसका मान लो 50वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये पता करना हो तो कैसे करें। तो ये सारी तमाम चीजें हम आसानी से इस पर्टिकुलर एपी सीरीज से कर सकते हैं, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि मैं हिंदी में इसको यदि लिखने का प्रयास करूं तो इसका नाम होता है बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, ये इसका हिंदी नाम होता है। इसमें आ की मात्रा और लगा सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आपके पास इसका नाम होता है। तो फटाफट जरा जल्दी से ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, अब जो टीएन है, ये टीएन ये बताया कि मुझे इस टर्म में मान लो मुझे 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी या 25वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो nth टर्म हमें निकालने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होगा? तो वो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा, a क्या है? तो a हमेशा उसकी पहली टर्म कहलाती है। ठीक है, n क्या होता है? तो n मैं यहाँ लिख देता हूँ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। ए का मतलब क्या लिखा मैंने? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब है बेटा फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला पद। अच्छा, उसके बाद यदि हमें इन्हीं एन नंबरों को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और यदि हमें एन ही पता करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, मान लो इसमें मुझे ये पता करना है कि बताओ इसमें पूरी सीरीज में कितने नंबर हैं। ठीक है, टोटल कितने नंबर है, तो आप आसानी से पता कर सकते हो सर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जल्दी से इस सवाल मतलब इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट बनाना है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो लिख लीजिए वीडियो को रोककर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पे। जो हमने दो टर्म आज डिस्कस करना है वो है एक एपी और दूसरा है जीपी। देखो, मैंने आपको हर बार बोल रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से कि हमारे इन वीडियो का मकसद है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, चलो तो अगला सवाल, अगली कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर सवालों का सिलसिला हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और समझ लें, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी को यदि हम बात करें तो इसको कैसे हम लोग जानते हैं? तो सर इसमें हमेशा और हमेशा जो टर्म दे रखी होंगी उनके बीच का डिफरेंस नहीं, रेशो बराबर होगा। क्या बराबर होगा दोस्त? रेशो बराबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सब क्या ध्यान रखना है आपको? ओके, आपको ये जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका रेशो हमेशा बराबर होता है। तो रेशो बराबर होता है तो बच्चे देखो जरा इसको ध्यान से। तो रेशो बराबर होता है तो मैंने रेशो कैसे निकाला? आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करके। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेशो।
ठीक है। उसके बाद यदि हम इसी सीरीज में यदि इसकी कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना चाहते हैं आगे की, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टीएन टर्म या टीएथ टर्म। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, वन माइनस हम लगा देते हैं। तो हमारा जो पूरा फॉर्मूला बन जाता है ए इंटू आर एन माइनस वन। ठीक है, पावर में आएगा एन माइनस वन। अच्छा, अब यदि मुझे इन्हीं टर्म्स को यदि जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले फिर से हैं। पहला टर्म आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये तब लगाना है जब आर हमारे पास एक से बड़ा है। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म का एक और फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये तब लगाना है जब आर की वैल्यू एक से छोटी है। तो यहाँ भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जीपी के जो हम सम के लिए यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कई बार आपको जीपी में देखने को मिलेगा, मतलब इस पे बेस्ड सवाल ज्यादा मिलेंगे। जो फॉर्मूला होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर। देखो, जितने ज्यादा आप इस फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ये फॉर्मूले आपको उतने जल्दी याद हो जाएंगे। तो जैसे फॉर्मूला याद, सवाल आसान। ठीक है, तो चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चनों का, और क्वेश्चनों से समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे सवाल हमारे इन फॉर्मूले पे बन सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना सर तैयार हैं आप सभी, और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए, तो देखिए पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं और बड़े ध्यान से आपको सवालों को पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पहले सवालों को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से सवाल पढ़ोगे सवाल उतना इजी लगेगा आपको। इंपॉर्टेंट है सर इजी लगना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। चलो देखो जरा, मैं इसको सवाल को समझाता हूँ। बहुत आसान है, वैसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। सवाल को बस पढ़ना आना चाहिए आपको। द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज इतना, ये सातवीं टर्म उसने दे रखी है। एंड द 15th टर्म इज इतना, तो बोल रहा है बताओ 27वीं टर्म क्या होगी। पहले ही सवाल खतरनाक है ना। तो मिलेगा होगा सर नॉर्मल सवालों से खत्म कर देंगे चैप्टर। नहीं भाई, मैंने फिर से बार बार मैं एक ही चीज पे जोर दे रहा हूं, बेटा हम कंटेंट के पीछे काम कर रहे हैं, हम अच्छा कंटेंट आपको देंगे इन वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, आगे ध्यान रखना। तो भाई पहली बात तो मैंने अभी टीएन टर्म का फॉर्मूला लिखाया था, जरा एक बार बोल के बताओ क्या था भाई। तो बोलोगे सर पहला टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर यही फॉर्मूला था कि नहीं था? बार बार फॉर्मूले रिकॉल करोगे तो याद होंगे, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ। तो मैंने यदि तुमसे पूछा कि बताओ यदि मुझे छठवीं टर्म लिखना है, कौन सी टर्म लिखना है बेटा? सातवीं टर्म लिखना है फॉर एग्जाम्पल। तो तुम बोलोगे सर पहली टर्म नहीं पता, लेकिन इसको सात माइनस एक इंटू डी लिख सकते हैं, जो कि ए प्लस सिक्स डी के बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो एक चीज हमने अंडरस्टैंड कर पाई कि यदि मैं जो भी टर्म लिख रहा हूं डी के साथ, उससे बस एक कम नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 15वीं टर्म लिखना चाहता हूँ, तो 15वीं टर्म का मतलब सर a प्लस 15 माइनस एक होता है 14, इसका मतलब ये 14d बनेगा। तो मैं इस बात से आपको एक चीज क्या सिखाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास एपी की सीरीज यदि अज्यूम करना हो, हमें एक सीरीज नहीं पता है लेकिन उसके टर्म्स से हम कैसे सीरीज बना सकते हैं, उसको ध्यान से सुनो। तो हम स्टैंडर्ड सीरीज यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहली टर्म यदि मैं ए मान लूंगा ना, तो अगली टर्म बेटा ए प्लस डी लिख सकते हो। जो दूसरी टर्म होगी वो ए प्लस डी होगी। आप कैसे बोलोगे? सर दो माइनस एक एक होता है, तो ए प्लस डी हो गया कि नहीं दूसरी टर्म। तीसरी टर्म यदि मैं पूछूं तो बताओ क्या लिखोगे? ए प्लस टू डी, क्योंकि अपन तीन रखेंगे यहाँ पे, एक घटेगा दो बचेगा। मैं बोलूं बताओ अब चौथी टर्म कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर ए प्लस थ्री डी। मतलब जब भी मुझे कोई भी टर्म को अज्यूम करना होगा तो मैं इस सीरीज को फॉलो करके कोई भी टर्म अज्यूम कर सकता हूं।
ठीक है, मतलब आखिरी टर्म यदि मैं लिखूं तो ये होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, अल्टीमेटली यही वाला फॉर्मूला। ठीक, तो हमारे पास एपी को सपोज करने के लिए एक मैंने आपको सीरीज दे दी, आप इस सीरीज को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल को करने में बहुत मदद करेगी आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात। अब मैं इसी सीरीज का मदद लेके ये कुछ सवाल को निपटाने का काम करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने समझाया है आपको बस। ठीक है, आओ अब चलते हैं हमारी मेन कहानी पर। ठीक है, चलो भाई कहानी देखो जरा समझो। हमारे पास कौन सी टर्म है बेटा, सेवेंथ टर्म। तो मुझे पता है सर a प्लस सिक्स डी, इसका मान मुझे माइनस का 39 अपॉन में 12 मिल जाएगा। अच्छा, अगली कौन सी टर्म है बेटा, 15वीं टर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 14d बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 103 बटे में हो जाएगा 12। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। अभी मैंने सिर्फ दो इक्वेशन बनाई है, एक बढ़िया सा सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ध्यान से बस बने रहना आखिरी तक। अच्छा, अब आगे चलना, थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करना अपनी बातों को लेकर। मुझे बताओ यदि मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटा दूं, यदि मैं फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दूं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ए तो ए से कट जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाई 14 में से 6 जाएंगे, तो 8 6 14 होते हैं, मतलब 8 बचने वाला है माइनस का, तो माइनस का 8d यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं अपन लोग क्या होगा। तो बेटा 103 माइनस का 39, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 अपॉन में कितना हो जाएगा 12। अच्छा, ये माइनस का होगा प्लस का, तो प्लस का ही होगा। फिर से देखो मैंने क्या किया, 103 अपॉन 12, इसको माइनस कर दिया 39 अपॉन 12 से। अब तुम्हें ये छोटा सा कैलकुलेशन जरूर आता होगा, डिनोमिनेटर यदि सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो भाई देखो 9 और 4 13, क्योंकि एक कैरी ले लिया और 9 में से 3 गए तो 6 बचे। ठीक है, तो 64 यहाँ आ गया था। अब 8 8 64 होता है, 8 अठैया 64 हो गया, ये कट गया। अब 4 से और काट लो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो मेरे पास डी की जो वैल्यू आ गई है, डी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, वो क्या आ गई, तो डी की वैल्यू जो मेरे पास आ गई है वो माइनस का 2/3 मेरे पास आ गई है निकल के। ठीक है, अब डी की वैल्यू तुम सबने आराम से निकाल ली है, आराम से ये सारी चीजें आ गई है। अब मुझे बताओ यदि मैं इस डी की वैल्यू यदि यहाँ डाल दूं, इस वाली इक्वेशन को उठा के यहाँ डालते हैं, राइट। तो इस वाली इक्वेशन को यदि उठा के वहां डाल दूं a प्लस 6d में, तो a प्लस, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मैंने लिखा a प्लस लिखा है 6d, तो 6 और d की वैल्यू हमारे पास बेटा 2/3 है। ठीक है, तो ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं 2/3, ये बराबर है किसके, माइनस के 39/12 के बराबर है। ठीक है, तो बस इसको काट लो, 3 दूनी 6 और भाई 2 दूना 4, 4 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 39/12 और उस तरफ जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 हो गया, 48 का मतलब हो गया 48 में से 39 जाएंगे तो भाई 9 बचेंगे, मतलब a बराबर हो जाएगा 9/12। तो एक ही मान यदि मैं आपसे पूछूं तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो बेटा एक ही वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो 3/4 आ गई। अब कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है, अब पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ 27वीं टर्म। तो अब मुझे जरा जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के बताओ, मैं चेक नहीं करने आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें बाद में चेक कर लेना जब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या चेक कर लेना है कि 27वीं टर्म कैसे लिखते हैं, जरा जल्दी से लिख के बताओ अपनी कॉपी में, फटाफट लिखो। तो बोलोगे सर 27वीं टर्म का मतलब होता है a प्लस 26d। सब लोग को पता है 27th टर्म यदि कोई तुमसे लिखने का बोल दे तो तुम आसानी से लिख सकते हो 27th टर्म a प्लस 26d लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें उठाओ और वैल्यू उठा के डाल दो। तो a की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, यहाँ लिख दिया मैंने 3/4। उसके बाद प्लस 26 ब्रैकेट d की वैल्यू माइनस का 2/3 है। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे अपन लोग तो यहाँ मिलेगा 199 और अपॉन में बेटा बचेगा 12। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, पहले ही सवाल अच्छा खासा मैंने ले लिया और
आपका आंसर भी वैसे आ गया 199/12 ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार जल्दी से पूरे सवाल को देख लीजिए अच्छे से और मुझे बताइए यदि नहीं समझ आया है तो कमेंट करके बताइए। वैसे तो आप एक बार और यदि पीछे वीडियो ले जाओ और दोबारा देख लो यदि नहीं समझ आया। वैसे तो 100% आ गया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि इतने आराम से और धीरे धीरे समझाया भाई, इससे और स्लो क्या ही समझाऊंगा, है ना। चलो भाई आगे चले, अगला सवाल देखें। एक और सवाल बहुत जबरदस्त है, बड़े ध्यान से सुनना। हर सवाल अपने आप में A1 है। ये देखो, ये थोड़ा हल्का सवाल आ गया। देखो अब एक बड़ी खतरनाक गेंद आएगी तो एक नॉर्मल भी आएगी। ऐसा नहीं कि हर गेंद बहुत खतरनाक ही आती है, ठीक है। बॉलर हर गेंद अच्छी नहीं फेंक सकता, लेकिन कुछ गेंदें बहुत अच्छी फेंकता है जिससे इंसान परेशान हो जाता है। जैसे पहली गेंद बहुत शानदार फेंकी गई, बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी, बड़ा सवाल था। आ जाओ अगला सवाल देखो। बोलता है द फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट टर्म, मतलब ये जो नंबर है ये पहला, दूसरा और ऐसा करके भैया आखिरी नंबर है 101। ये आखिरी नंबर है 101। ये हमें एक सीरीज दे रखी है इसने, ठीक है। अब बोलता है सर इस सीरीज में हमें ये पता करना है, बताओ सर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी 101 तक। तो अभी तुमको मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लिखाया था, बोलो क्या लिखाया था। तो आप बोलेंगे सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। याद आ रहा है सबको? ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखाया था। तो बेटा n की वैल्यू निकालेंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म ही होता है। तो लास्ट टर्म आप सबको पता है सर 101 है, माइनस में पहला टर्म मतलब 5 हो गया, और अपॉन में डी, डी कितना हो जाएगा बेटा, तो आगे वाले टर्म को पीछे से घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब देखो 101 से यदि हम 5 घटा दें तो कितने बचे 96। 96 को 4 से डिवाइड करके 1 जोड़ लो तो 96 से 4 डिवाइड 24 आएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा 25। तो नंबर ऑफ जो टर्म है आपके पास वो कितनी आ गई 25। आसान सा सवाल था आई थिंक ये वाला, तो है ना। ये बड़ा आसान सा सवाल था, आसानी से आपने कर लिया। अब मैं आपको एक इसी में क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करना वो चीज, ठीक है, वो कमेंट करना, कमेंट करके बताना मुझे कि सम ऑफ 25 टर्म कितना आंसर आएगा। इसको कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मतलब इन्हीं 25 टर्म का यदि मैं टोटल आपसे पूछूं कि वो कितना आएगा तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क मिल गया पहले ही दूसरे सवाल में, ठीक है। समझ आ गया सभी को कि नहीं आया? हाँ, क्या पूछा है मैंने, ठीक है, ध्यान से देखते चलना तुम लोग। चलो अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल देखो। अब तीसरा सवाल क्या है इसको जरा ध्यान से समझना, बढ़िया सवाल है, एक एक सवाल चुन चुन के लेके आया हूं मैं आपके लिए, राइट। बिल्कुल आपको टेंशन ले लेना है, हर चीज के कॉन्सेप्ट इसी प्लेटफॉर्म पे कवर होंगे। बस आपको रोजाना 6:30 बजे जुड़ने का प्रयास करना है, ठीक है, रेगुलर 6:30। क्वेश्चन कहता है इन एन एपी ऑफ 21 टर्म द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज -33 एंड दैट ऑफ द मिडिल इज 3 इज 75। तो बोलता है सर व्हाट इज द सम ऑफ द एपी, तो बताओ इस एपी का सम कितना होगा। बड़े ध्यान से सुनना, अभी मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाई थी, मैं फिर से लिख रहा हूं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे करके लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी बच्चा? याद आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर याद आ गई, ये बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो बोलता है ये पहले तो 3 टर्म है ना, जो पहली 3 टर्म है उनका जो 21 टर्म की जो टोटल सीरीज है उनका सम -33 है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, a+a+d प्लस a+2d, इसका सम -33 है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3a, और डी डी जोड़ेंगे तो डी कितने बार है 3 बार, ये हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा -33। तो मुझे बताओ यदि मैं 3 से इसको भाग लगा दूं तो a+d का मान क्या -11 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हमारे पास सामने आ गई, पहली इक्वेशन हमारे पास सामने आ गई है। ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बस कंटिन्यू करे रहो। दूसरी बात, अब बोलता है सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दैट ऑफ द मिडिल 3 इज 75। ये मतलब क्या है,
मतलब जो 21 टर्म है, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास 21 टर्म है। इस 21 टर्म की बीच वाली टर्म बोली उसने। बीच वाली कितनी? 3 टर्म। तो पहले तो बताओ 1 से लेके 21 तक की संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 11 नंबर होगी। बोलो भाई, 10 इधर होगी और 10 यहां होगी, तभी तो जाके आपके पास टोटल बन रही होगी। सही है। तो भाई मेरे, हमें 11वीं भी चाहिए, तो भाई 10वीं भी चाहिए और 12वीं भी चाहिए। ये बनेगी कि नहीं बात? बोलो भाई। तो हमें 11 से एक कम, तो 10 देखो कैसे लिखते हैं, a प्लस 9d। ठीक है। 11 कैसे लिखोगे बेटा? a प्लस 10d। 12वीं टर्म कैसे लिखोगे? a प्लस 11d। और ये सबका टोटल कितना है? तो क्वेश्चन कहता है 75। इतनी बात ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल समय लेके मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देखना, यहाँ पे फिर से ही हो जाएगा 3a प्लस, यहाँ पे देखो 9d 10d और 11d। तो इसको एक उधार दे दो, ये भी 10, ये भी 10, 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30d। और बराबर में कितना हो जाएगा? 75। अब मैंने को देखा यहाँ पे 3 से फिर भाग जा रहा है, तो यहाँ लिखा a प्लस 10d और यहाँ हो जाएगा 25 या 75। तो इक्वेशन नंबर मेरे पास फिर से 2 आ गई। अब मेरे पास फिर से 2 इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब मैं, मेरा एक ही काम होने वाला है कि दोनों इक्वेशन में a और d की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है। तो आओ जल्दी से हम a और d की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। चलो भाई, a और d की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो पहली इक्वेशन दूसरे से डायरेक्ट घटा दो, यहाँ लिख लेता हूं मैं। ठीक है, छोटे से मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास a प्लस डी लिखा था, ये था बेटा माइनस का 11, और मेरे पास आ गया a प्लस 10d, और ये कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया 25। चलो भाई, पहली को दूसरे से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है। तो ये तो कट गए भाई। अब माइनस का 10 में से एक जाएगा तो माइनस का 9d बचेगा, बराबर माइनस के 25 में माइनस का 11, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 36। तो बेटा माइनस का 36 आएगा, तो d बराबर कितना हो गया? 4। और d बराबर यदि 4 आ गया तो भाई a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन में डाल दो। तो भाई देखो 4 यदि यहाँ रखेंगे तो उस तरफ जाएगा, तो भाई उस तरफ माइनस का जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। लो भाई, a की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब क्या चाहिए उसको? द सम ऑफ द एपी। हमें क्या चाहिए दोस्त? सम ऑफ द एपी चाहिए। तो भाई एपी का यदि मैं तुमसे सम पूछूं तो वो क्या बनेगा? तो तुम बोलोगे सर इसका सम यदि आपको चाहिए तो आप एक काम करो ना, ये सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे? एक काम करो, नॉर्मल लगा लो। एन चाहिए पड़ेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म वैसे 21 है। चलो ये वाला लगा देता हूं मैं। तो मैं लगा रहा हूं 21/2। ठीक है। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ये वाला लगा लूं क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्म लगा ले। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी? ए। अच्छा, 21 में लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? तो बोलोगे a प्लस 20d, ये हो जाएगी ना। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 20d, ये हो जाएगी सर। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ 2a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, माइनस का 15। ठीक है। और प्लस में 20d, और d कितना है बेटा? 4। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो 21/2, 15 दूनी 30 हो गए, माइनस का 30 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80। 20 चौक कितने हो गए? 80। अब 80 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बताओ भाई, 50 बचेंगे। और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो मतलब हमारे पास आएगा 21 × 25, और 21 × 25 का मतलब होता है 525। लो भाई, आसानी से पूरा सवाल निपट जाएगा। देखो यार, अब थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के कभी कोई सवाल ना बनता है। हाँ भाई, बिना कैलकुलेशन के कोई सवाल बनता है क्या पेपर में? कभी नहीं बनता। ठीक है। तो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, फॉर्मूला समझाया, उस पर 2-4 सवाल आपको डिस्कस किए हैं, ये सभी सवाल इसी तरह से होने जा रहे हैं। ठीक है।
तो मुझे लगता है आज मुझे यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े सवाल हैं, थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग रहा है हमको, ठीक है? तो आराम से आप सारे सवाल करते रहो। मैं अगला जो सवाल है उसको होमवर्क में देके जाता हूँ और इसका एक वीडियो और आपके सामने लाइव आएगा, तो उसमें आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स मेंटेन करिए, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।